किसने लाखों को तारा। किस महामंत्र का जाप करो भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवछायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम नमो लोये उवसाहुणम। येषु पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानन्ते सव्वेसि पर्णमः वै मङ्गलम्। नमो 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 नमो। नमोकार मंत्र है न्यारा किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा किसने लाखों को तारा। किस महामंत्र का जाप करो भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवछायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो लोये सव्वसाहुणम। सो फ्रेंड्स, एक छोटा सा चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट। इसे वैल्यू एट रिस्क भी कहते हैं। और आई होप आपने इस चैप्टर की अच्छे से रिवीजन ऑलरेडी कर ली है, और इस एजम्पशन के साथ कि आप एग्जाम के लिए तैयार हैं और आप एग्जाम से पहले ये वीडियो देख रहे हैं, जिससे आपकी जो छोटी छोटी बातें वो भी आपको क्लियर हो जाएगी और एग्जाम में ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल प्रूफ होगा और आपका जो टारगेट है 100% मार्क्स लाने का वो जरूर पूरा होगा। चलिए शुरू करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, वैल्यू एट रिस्क भी इसे कहते हैं। इस टॉपिक को वैल्यू एट रिस्क भी कहा जाता है। सो वैल्यू एट रिस्क क्या होता है? वैल्यू एट रिस्क, आप नाम से ही आप समझ में आ रहा होगा कि यह रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट को मेजर करता है कि मेरे एक इन्वेस्टमेंट में अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट करता हूं तो उसमें कितना रिस्क है, उसे कौन मेजर करता है? वैल्यू एट रिस्क मेजर करता है। वैल्यू एट रिस्क यह बताता है कि मेरे इन्वेस्टमेंट में कितना लॉस हो सकता है। ठीक है, फाइन सर। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि आई इन्वेस्टेड 5 लाख, अगर मैं कहता हूं मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया है और मेरा वैल्यू एट रिस्क है 10,000, 10% फॉर 1 डे। अगर मेरा वैल्यू एट रिस्क है 10,000, 10% फॉर 1 डे, तो इसका क्या मतलब है? सो इसका यह मतलब है कि मेरा 10% चांस है कि मेरा जो लॉस होगा वो 10% या उससे ज्यादा होगा। 10% चांस है कि मेरा लॉस 10,000 या उससे ज्यादा होगा, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं 90% कॉन्फिडेंट हूं, मैं 90% कॉन्फिडेंट हूं कि मेरा लॉस 10,000 से ज्यादा नहीं होगा, कि मेरा लॉस 10,000 से ज्यादा नहीं होगा। फाइन। नॉर्मली जो सेकंड वाला इंटरप्रिटेशन है वही ज्यादा चलता है। मैं 90% कॉन्फिडेंट हूं कि मेरा लॉस 10,000 से ज्यादा नहीं होगा। तो आपको वैल्यू एट रिस्क का इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया। यह बताता है कि मेरे इन्वेस्टमेंट में मेरा कितना लॉस हो सकता है। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू एट रिस्क कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं? एक तो होता है टाइम पीरियड, एक हमें यह देखना होता है कि हम कितने दिन का लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं, कितने दिन का हम टाइम पीरियड लेना चाहते हैं। एक होता है कॉन्फिडेंस लेवल, हम कितने कॉन्फिडेंट होके चीजों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और एक है जेड स्कोर, जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहते हैं। फाइन सर, आइए अब तीनों को समझते हैं कि ये होता क्या है। टाइम पीरियड, कॉन्फिडेंस लेवल एंड जेड स्कोर। टाइम पीरियड क्या होता है? इट इंडिकेट्स हाउ मच टाइम यू नीड टू कैलकुलेट योर लॉस। आप कितने दिनों का लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं? 10 दिन का, 1 दिन का, 5 दिन का, 1 साल का, 6 महीने का। फाइन। एग्जाम्पल, 1 डे वीआर भी होता है, 10 डे वीआर भी होता है, और अकॉर्डिंगली अलग अलग दिन के वीआर होते हैं जो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ होगा। कॉन्फिडेंस लेवल,
इसका क्या मतलब होता है, यह इंडिकेट करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट होकर अपने लॉस को एक्सप्रेस करना चाहते हो। जैसे कॉमन कॉन्फिडेंस लेवल कौन कौन से होते हैं, एक 99% कॉन्फिडेंस लेवल, एक 95% कॉन्फिडेंस लेवल, एक 90% कॉन्फिडेंस लेवल। आप कितने कॉन्फिडेंट होकर अपने लॉस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल यह बताता है। जेड स्कोर ये एक स्टैटिस्टिकल टर्म है, ये एक स्टैटिस्टिकल टर्म है। जेड वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। फाइन सर। सो पॉपुलर जो जेड वैल्यूज होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। 99% का जो जेड वैल्यू है वो है 2.33। आप हमेशा ध्यान रखिएगा 99% का जो जेड वैल्यू होगा 2.33, 95% का 1.64, 90% का 1.28। ये आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको काफी इसमें मदद रहेगा, आप काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने एग्जाम के क्वेश्चन में। 99% 2.33, 95% 1.64, 90% 1.28। बाकी मैंने कहा कि टेबल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, दिया हुआ होगा, दिया हुआ होगा, फिर भी आप इस चीज को एक बार रिटेन कर लीजिएगा। फाइन सर। अब सवाल उठता है हाउ टू कैलकुलेट VAR। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कि VAR कैसे कैलकुलेट करें। सो VAR कैलकुलेट जब रिटर्न की फिगर नहीं दी हुई है, जब दी होगी तो बताएंगे क्या करना है। जब रिटर्न की फिगर नहीं दी हुई है तो VAR कैसे कैलकुलेट करें। यहां पर VAR भी दो प्रकार का हो गया, एक रिलेटिव VAR, एक एब्सोल्यूट VAR। एक रिलेटिव VAR, एक एब्सोल्यूट VAR। रिलेटिव VAR क्या होगा, जेड वैल्यूज इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइन। और एब्सोल्यूट VAR क्या होगा, जेड वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू एसेट वैल्यू, इनटू एसेट वैल्यू। अगर आप ये करते हैं तो आपका VAR कैलकुलेट हो जाएगा। फाइन। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर हम कर रहे हैं। आइए एक VAR की कैलकुलेशन आपसे ही करवाते हैं। आप मुझे बताइएगा कि VAR क्या होगा। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, आप मुझे इसका VAR बताइए। वीडियो पॉज करते हुए आप इसका आंसर मुझे देंगे। वन डे VAR एट 1% और 99% कॉन्फिडेंस लेवल इफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज 1 लाख एंड डेली स्टैंडर्ड डेविएशन इज 13%। फाइन। आई होप आपने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। तो इसका आंसर सारा इंफॉर्मेशन आपको दिए हुए हैं। 99% टेबल वैल्यू भी आपको पता है, तो VAR होगा टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू आपका है 2.33 99% में, डेली स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और आपको एसेट वैल्यू मतलब इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिया हुआ है। तो आपका VAR आया 3290। VAR आया 3290। हालांकि सब चीजों के ऊपर जो डिटेल्ड कवरेज है वो ऑलरेडी हमने क्लास में दी है। क्या इसका लॉजिक है, किस तरह से डिराइव हुआ है, सारे इंफॉर्मेशन हमने अपने मेन क्लास में आपको दिया है। फाइन। 2.33 इंटू 13% इंटू 1 लाख। तो बहुत ही सिंपल रहा ये। आइए क्या रिलेशन है कॉन्फिडेंस लेवल का और VAR का। कॉन्फिडेंस लेवल का और VAR का क्या रिलेशन है। आप बताइए, हायर द कॉन्फिडेंस लेवल हायर विल बी दी वैल्यू एट रिस्क। हायर द कॉन्फिडेंस लेवल हायर विल बी दी वैल्यू एट रिस्क। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल होगा उतना ही ज्यादा वैल्यू एट रिस्क होगा। आप देख सकते हैं अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया था 99% में हमने कैलकुलेट किया था VAR। अगर हम 95% में कैलकुलेट करते तो आप देख सकते हैं VAR कम आ रहा है, और 90% में कैलकुलेट करते तो VAR और कम आ रहा है। तो मैंने प्रूव कर दिया कि अगर कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा तो VAR ज्यादा होगा, और कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा तो VAR कम होगा। फाइन सर। आगे चलते हैं। कन्वर्जन ऑफ VAR फ्रॉम वन कॉन्फिडेंस लेवल टू अनदर कॉन्फिडेंस लेवल। मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल से अलग कॉन्फिडेंस लेवल में हमें जाना है तो हम किस तरह से जा सकते हैं। आपको मैं एग्जांपल यहां पे रखता हूं। मान लीजिए आपके पास है अगर 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर, अगर 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर VAR आपका इतना है तो 95% में कैलकुलेट कीजिए और 90% में कैलकुलेट कीजिए। आप एक कॉन्फिडेंस लेवल से अगर दूसरे कॉन्फिडेंस लेवल में जाएंगे तो आपका VAR क्या होगा, आप फटाफट कैलकुलेट करिए। वीडियो पॉज करके आप आंसर देंगे।
फाइन। सो आपका यहां पर 3290 डिवाइडेड बाय 2.33 टेबल वैल्यू था, तो 95% का टेबल वैल्यू क्या है 1.64, तो आपका ये आ गया। और प्रूफ में आप पहले वाले क्वेश्चंस का रेफरेंस ले सकते हैं। सेम इसी तरह से 90% में क्या है, ये 2.33 1.28 है, तो आपका एक कन्वर्जन लेवल से दूसरे कन्वर्जन लेवल में जाने का आपको तरीका भी आ गया। आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको एक VAR पता है एक कॉन्फिडेंस लेवल पे, तो आप दूसरे कॉन्फिडेंस लेवल पे VAR कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको टेबल वैल्यू पता हो, टेबल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अजम्पशन ऑफ नंबर ऑफ डेज, इस चैप्टर में हमें कुछ नंबर ऑफ डेज के अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। ईयर में हम 250 डेज इन ईयर मानेंगे, क्योंकि नॉर्मली स्टॉक मार्केट के ऊपर ये चैप्टर डिपेंड करता है, क्योंकि लॉस तो स्टॉक मार्केट में ही होता है। ये यहाँ पर माना जा रहा है कि स्टॉक मार्केट की लॉस को ही हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सैटरडे संडे छुट्टी होता है स्टॉक मार्केट में, तो ओवरऑल 250 डेज इफेक्टिव डेज निकलते हैं। हाफ ईयरली अगर बात होगा तो 125 डेज आप लीजिएगा, मंथली बात होगा तो 20 डेज लीजिएगा, और वीकली बात होगा तो 5 डेज लीजिएगा। ठीक है, तो यह अजम्पशन आपको लेना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप इस अजम्पशन के साथ चल सकते हैं, वीकली, मंथली, हाफ ईयरली और ईयरली, 5 डेज, 20 डेज, 125 डेज एंड 250 डेज। फाइन सर। कन्वर्जन ऑफ पीरियड फॉर VAR, अब आपको पीरियड की कन्वर्जन भी आ सकती है। पीरियड की कन्वर्जन पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, मान लीजिए अगर डेली VAR है, मतलब एक दिन का VAR है और आपको 10 दिन का VAR चाहिए, तो आप इंटू 10 करेंगे और उसको अंडर रूट करेंगे। ठीक है, इंटू 10 करके अंडर रूट करेंगे, मतलब आपको अगर एक दिन का VAR दिया हुआ है और आपको 10 दिन का VAR चाहिए, तो डेली VAR इंटू अंडर रूट n डेज। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां देख सकते हैं, जो हमने एग्जाम्पल लिया था 1 डे VAR, अभी जो आपने आंसर भी दिया था मुझे, 1 डे VAR अगर यह है 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर, तो आप वीकली, मंथली, सेमी एनुअली, एनुअली और 10 डे VAR मुझे निकाल कर दीजिए। आप मुझे वीकली निकाल के दीजिए, मंथली निकाल कर दीजिए, सेमी एनुअली निकाल के दीजिए, एनुअली निकाल के दीजिए, 10 डेज VAR निकाल कर दीजिए। अगर 1 डे VAR आपको पता है तो आप मुझे वीकली, मंथली, सेमी एनुअली, एनुअली और 10 डेज VAR आप मुझे निकाल कर दें। फाइन सर। सो वीकली VAR क्या होगा, सिंपल, 1 डे VAR तो दिया भाई है, ये 1 डे VAR है, ये 1 डे VAR है। ठीक है, ये 1 डे VAR दिया हुआ है। अब आपको अगर वीकली चाहिए तो इंटू 5, इंटू 20, मंथली चाहिए तो सेमी एनुअली तो 125, एनुअली चाहिए तो 250, 10 डेज VAR चाहिए तो 10। ठीक है, और इन सब को आपको क्या करना है, अंडर रूट करना है, तो फाइनल आंसर आपके पास होगा। सो आप क्या करेंगे, अगर आपको कन्वर्जन ऑफ टाइम पीरियड करना है तो डेली VAR अगर आपको पता है तो आप किसी भी टाइम पीरियड में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो मंथली हो, वीकली हो, सेमी एनुअली हो, एनुअली हो या 10 डेज हो। फाइन सर। रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ डेज एंड VAR, नंबर ऑफ डेज और VAR के बीच में क्या रिलेशन है, हायर द नंबर ऑफ डेज हायर विल बी द VAR, हायर द नंबर ऑफ डेज हायर विल बी द VAR। आप अभी इसी एग्जांपल के साथ देख सकते हैं, हायर द नंबर ऑफ डेज हायर विल बी द VAR। यहां पर आप देख सकते हैं, अगर नंबर ऑफ डेज ज्यादा हो रहे हैं तो VAR ज्यादा हो रहे हैं, हायर द नंबर ऑफ डेज हायर द VAR। फाइन सर, डायरेक्ट रिलेशन है नंबर ऑफ डेज और VAR का। कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, हाउ टू कन्वर्ट HD फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी पीरियड, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में कन्वर्ट करना है तो वही नियम रहेगा। आपको डेली का पता है, डेली स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, आप इंटू कर दीजिए जितना भी दिन का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और उसको अंडर रूट कर दीजिए। फाइन सर, अगर डेली स्टैंडर्ड डेविएशन 13,000 है तो आप मुझे एनुअल, हाफ ईयर, मंथली, वीकली और 10 डे स्टैंडर्ड डेविएशन आप बताइए मुझे। फटाफट आप देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए और फिर आंसर आप टैली करें। फाइन, आई होप आपने सही आंसर निकाला होगा। 13,000 यहां पर आपका डेली का है। फाइन,
और आपने इंटू 250, 125, 25 और 10 किया हुआ अकॉर्डिंगली। मैंने नंबर ऑफ डेज का भी एग्जामिनेशन आपको बता दिया है और अंडर रूट करते हुए आप यहाँ पर फाइनल स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल देंगे जितना भी दिन का आपको चाहिए। चलिए सर आगे बढ़िए सर। कैलकुलेशन ऑफ VAR ऑफ पोर्टफोलियो, कैलकुलेशन ऑफ VAR ऑफ पोर्टफोलियो। सो पोर्टफोलियो का VAR का बहुत अलग अलग अल्टरनेटिव आंसर्स हो सकते हैं इसके। नॉर्मली जो अल्टरनेटिव आपको इंस्टीट्यूट ने दिया है वो यह है स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर A स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन B स्क्वायर, और पोर्टफोलियो का मतलब भी आपको पता है जहां कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिक्योरिटीज, टू और मोर देन टू सिक्योरिटीज, टू स्टैंडर्ड डिविएशन A, स्टैंडर्ड डिविएशन B, RANB, फाइन। यहां वेट्स कहीं नहीं आ रहा है, फाइन। अगर आपको वेट्स वाला करना है तो उससे भी आंसर वही आएगा, आप वेट्स लगाकर भी कर सकते हैं, बट आप पहले इस चीज को समझेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन A एंड B एक्सप्रेस्ड इन अमाउंट, इसको हम अमाउंट में एक्सप्रेस कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन A एंड B एक्सप्रेस्ड इन अमाउंट, और RANB कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट। थोड़ा सा आपका यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एप्लीकेशन आ गया, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक क्वेश्चन करना होगा तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। सो आइए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप उसको सॉल्व करिए और बताइए कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, एंड देन फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको VAR ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है, VAR ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है, फाइन। सो आपके सामने क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर निकालिए। The following information is provided to you. XYZ Limited, ABC Limited, 1 day HD, coefficient of correlation, calculate 10 day 99% confidence level or 1% VAR of portfolio. फाइन सर, तो देखते हैं आपने सही आंसर दिया कि नहीं दिया। सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, VAR फॉर 10 डेज निकालना है, ठीक है। VAR फॉर 10 डेज निकालना है, तो 10 डेज निकालना है तो इनटू क्या कर देंगे, 10 कर देंगे और अंडर रूट कर देंगे। तो ये पॉइंट क्लियर है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सबसे पहले निकालेंगे VAR फॉर 1 डे। 1 डे VAR क्या होता है, जेड वैल्यू, 99% कॉन्फिडेंस लेवल है, जेड वैल्यू, फाइन। और आपको क्या था, HD इंटू एसेट वैल्यू, HD इंटू एसेट वैल्यू, यही इक्वेशन था। HD इंटू एसेट वैल्यू अब देखते कैसे निकलता है, और जो आपका यहाँ पर 1 डे का निकला है आप उसको इंटू कर देंगे 10 डेज से अंडर रूट करते हुए, तो आपका 10 डेज का निकल जाएगा। अब आइए HD इंटू एसेट वैल्यू, तो यहाँ पर आपने जो HD और पोर्टफोलियो निकाला है, आपने HD इंटू एसेट वैल्यू पहले कर दिया। आप देख सकते हैं 1% स्टैंडर्ड डिविएशन है, HD इंटू एसेट वैल्यू आपने पहले ही कर दिया है, ठीक है। HD इंटू एसेट वैल्यू, फाइन। यहां पर भी सिक्योरिटी B या ABC लिमिटेड का भी HD इंटू एसेट वैल्यू, फाइन। तो यहां पर स्टैंडर्ड डिविएशन A स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन B स्क्वायर, HD इंटू एसेट वैल्यू, HD इंटू एसेट वैल्यू, फाइन, इंटू 2 HDA, HDB इंटू RA और B का, RA और B मीन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है। तो यह आपका आ गया 322490, यह आपका क्या आ गया, HD इंटू एसेट वैल्यू ही आ गया। इसको आप पुट कर देंगे HD इंटू एसेट वैल्यू में, तो आपका 1 डे VAR आ जाएगा, और फिर इंटू 10 कर देंगे अंडर रूट करते हुए, तो आपका 10 डे VAR आ जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल, मतलब कहना ही क्या, समझाने का भी कोई स्कोप नहीं है। आप यहां पर HD इंटू एसेट वैल्यू कर दिया, यहां पर भी HD इंटू एसेट वैल्यू कर दिया। इक्वेशन आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था, स्टैंडर्ड डिविएशन A स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन B स्क्वायर प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन A, स्टैंडर्ड डिविएशन B, RANB अंडर रूट, और ये इन अमाउंट एक्सप्रेस होगा। सो 2 करोड़ इंटू 1% दिया हुआ है, तो यहां पर ये स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। 2 करोड़ इंटू 1%, तो यहां पर ये स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया ABC और XYZ का अकॉर्डिंगली, और फिर अकॉर्डिंगली हमने दोनों का मिलाकर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल दिया, और फिर यहां पर हमने पुट कर दिया, और जेड वैल्यूज तो लगाना ही है। तो 1 डे का VAR आ गया,
10 डेज का चाहिए तो √10 कर दिया। ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चले आगे, चलिए सर, रिडक्शन ऑफ रिस्क ड्यू टू पोर्टफोलियो बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। कभी कभी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से, डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, जब हम एक से ज्यादा जगह इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा रिस्क कम होता है, उस कॉन्सेप्ट को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। रिडक्शन ऑफ रिस्क ड्यू टू पोर्टफोलियो बेनिफिट ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन, फाइन। सो एज पर द रूल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन का रूल क्या कहता है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हमें अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स एक जगह नहीं करने चाहिए, हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग जगह करने चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स क्या है, व्हेन वी इन्वेस्ट आवर मनी इन मोर देन वन सिक्योरिटी, जब भी हम अपना पैसा एक से ज्यादा जगह इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है। फाइन, होता ही है, आप अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिस्क कम होगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपको यही बात बताई गई है। तो बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन का इक्वेशन के अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन का इक्वेशन बताइए, तो आप पहले तो VAR, वैल्यू एट रिस्क A का अलग से कैलकुलेट कर लीजिए, कैसे करते हैं आपको आता है। VAR B का अलग से कैलकुलेट कर लीजिए, कैसे करते हैं आपको आता है। और फिर VAR A प्लस B का इकट्ठा कर लीजिए, कैसे करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले सीखा था पोर्टफोलियो का। सो आपका आ जाएगा कितना मेरा रिस्क कम हुआ पोर्टफोलियो बनाने की वजह से, ये आपका आ जाएगा बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। VAR A प्लस VAR B, A का अलग से कैलकुलेट कीजिए जैसे स्टार्टिंग में किया था, B का अलग से कैलकुलेट कीजिए जैसे स्टार्टिंग से करते आ रहे थे। अब A प्लस B का अलग से कर लीजिए जैसे अभी ठीक इसके पहले किया था, और फिर आप ये इक्वेशन यूज कर लीजिए, तो आपको यह पता चल जाएगा कि भैया पोर्टफोलियो बनाने की वजह से मेरा कितना रिस्क कम हो रहा है। फाइन सर, कन्वर्जन ऑफ रिटर्न फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। अगर आपको रिटर्न को भी एक पीरियड से दूसरे पीरियड में लेके जाना है तो याद रखिएगा बहुत ही सिंपल है, बस यहां पर आप अंडर रूट मत कीजिएगा। अगर आपको रिटर्न पर एनम चाहिए तो जो भी रिटर्न डेली है उसमें इंटू कर दीजिए 250। यहां पर अंडर रूट नहीं करना है, रिटर्न के केस में अंडर रूट नहीं होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में अंडर रूट होगा, टाइम पीरियड अगर कन्वर्जन कर रहे हैं तो अंडर रूट होगा, रिटर्न के केस में अंडर रूट नहीं होगा। फाइन सर, तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल इंटू कर दीजिए और आपका आराम से इसमें आंसर आ जाएगा। अगर आपको मान लीजिए 10 दिन का चाहिए, 10 दिन का रिटर्न चाहिए तो रिटर्न डेली इंटू 10 डेज। अगर आपको 20 दिन का चाहिए तो रिटर्न डेली इंटू 20 डेज। अगर आपको 50 दिन का रिटर्न चाहिए तो रिटर्न डेली इंटू 50 डेज। फाइन सर, हाउ टू कैलकुलेट VAR व्हेन रिटर्न इज गिवन। अभी तक क्वेश्चन में रिटर्न का फिगर नहीं दिया हुआ था, अगर रिटर्न का फिगर दिया होगा तो VAR कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। रिटर्न होने से क्या होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट यही है, रिटर्न माइनस जो भी हम करते थे वो हम करेंगे, रिटर्न माइनस जेड वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर रिलेटिव टर्म्स में पूछा जा रहा है, नॉर्मली हमेशा 100% एब्सोल्यूट टर्म में ही पूछा जाता है, रिटर्न माइनस जेड वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू एसेट वैल्यू। फाइन, सो ब्रैकेट आप देख लीजिए कहां लग रहा है, और यहां पर पहले जेड वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन में आपको पहले रिटर्न माइनस जेड वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन करना है, इनटू एसेट वैल्यू करना है। एक क्वेश्चन में आपको देता हूं, आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी, आप उसको आराम से कर भी लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो क्वेश्चन आपके सामने है, आप वीडियो पॉज करते हुए इस क्वेश्चन को करें और फिर आप आंसर मैच करवाएंगे। पोर्टफोलियो वैल्यू 1 लाख, एक्सपेक्टेड रिटर्न मंथली 10%, स्टैंडर्ड डिविएशन मंथली 8%, कैलकुलेट 5% VAR। फाइन, आई होप आपने सही आंसर निकाला होगा। सो यहां पर आपका देख सकते हैं, जैसे आपको 95% कॉन्फिडेंस लेवल में काम करना है और आपको यहां पर मंथली डाटा दिया हुआ है तो मंथली VAR निकालना है। फाइन, सो आपको रिटर्न यहां पर मंथली दिया हुआ है 10%, 8 इंटू टेबल वैल्यू, 8 आपका मंथली स्टैंडर्ड डिविएशन है। याद रखिएगा अगर मंथली डाटा है तो सारा मंथली डाटा होना चाहिए। सो माइनस 3.2%, और इन रुपीज टर्म्स में करेंगे तो आप एसेट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो आपका
माइनस 3200 या आप सिंपली 3200 भी लिख सकते हैं। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं। तो रिटर्न को किस तरह से एडजस्ट करना है ये भी आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप्स ऑफ रिस्क फेस्ड बाय ए कंपनी, एक कंपनी कितने प्रकार के रिस्क फेस करती है। सो कंपनी बहुत प्रकार के रिस्क फेस करती है, उसमें से कुछ आप नोट कर लीजिए। इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। करेंसी रिस्क, कमोडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, रियल टाइम रिस्क, इन्वायरमेंटल रिस्क, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, कंपटीशन रिस्क। फाइन, इतने प्रकार के रिस्क कंपनी फेस करती है अपने ऑपरेशन में। सो इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन भी आया हुआ है। आप क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, एक कोई केस स्टडी दिया जाएगा और उसको आपको बताना है कि किस किस प्रकार के रिस्क इसमें हैं। सो आप देख सकते हैं यहां पर हमने फाइनेंशियल रिस्क और सेटलमेंट रिस्क दो कैटेगराइज किया है। फाइनेंशियल रिस्क में हमने लिखा है करेंसी रिस्क, कमोडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, और एक हमने सेटलमेंट रिस्क अलग से लिखा है। तो फाइनेंशियल रिस्क और सेटलमेंट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क में आपको क्या क्या लिखना है आप देख लीजिए, और सेटलमेंट रिस्क में आपको क्या क्या लिखना है आपको देख लीजिए। और ये केस स्टडी जरूर हमने क्लास में किया है और आपने भी जरूर किया होगा। फाइन सर, सो इस तरह से आपको प्रेजेंट करके लिखना है। ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है और इस तरह के क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में कि एक केस स्टडी दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कितने प्रकार के रिस्क इसमें हो रहे हैं, इसमें लग रहे हैं या इसमें आपको दिख रहे हैं, आपको उसको लिखना है और थोड़ा डिफाइन करना है। फाइन सर, तो यहाँ पे दो कैटेगरी बनाया गया है, फाइनेंशियल रिस्क और सेटलमेंट रिस्क का। फाइनेंशियल रिस्क में सारी बातें लिखी हुई है, करेंसी रिस्क, कमोडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क। फाइन सर, रिडक्शन ऑफ रिस्क ड्यू टू पोर्टफोलियो, बेनिफिट ऑफ डायवर्सिफिकेशन इन केस ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन। फाइन, सो यहां पर सेम हमने बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन पहले भी किया था, लेकिन अब कोफिशिएंट कोरिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें करना है। याद रखिएगा, जब R+1 होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का रिवीजन है, जब R+1 होता है तो मैक्सिमम पॉसिबल रिस्क होता है। उस केस में जो स्टैंडर्ड डिविएशन A+B का इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन AWA प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन BWB। व्हेन R-1 होता है तो मिनिमम पॉसिबल रिस्क होता है। जब R-1 होता है तो मिनिमम पॉसिबल रिस्क होता है, उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन होगा स्टैंडर्ड डिविएशन AWA माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन BWB। जैसे जैसे R कम होता है, जैसे जैसे R कम होता है रिस्क भी कम होता है। एज R डिक्रीजेस रिस्क ऑल्सो डिक्रीजेस, जैसे जैसे R कम होता है रिस्क भी कम होता है, ये आपको पता है। R की वैल्यू -1 to +1 रेंज करती है, R की वैल्यू -1 to +1 रेंज करती है। कोई भी वैल्यू ऑफ R हो अदर देन +1 में, क्योंकि मैंने आपको कहा मैक्सिमम रिस्क होता है, अदर देन कोई भी R की वैल्यू हो रिस्क तो डिक्रीज होगी होगी। सो बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्या होगा इस केस में, इतनी सारी बातें मैंने कही। तो R+1 में तो मैक्सिमम रिस्क है, अब आप कोई भी R ले लो जो भी क्वेश्चन में दिया हो तो वो आपका बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। R+1 में पहले स्टैंडर्ड डिविएशन A+B निकाल लो, माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन A+B निकाल दो, किसी भी R में आप देखना रिस्क तो कम होना ही है क्योंकि R+1 में मैक्सिमम पॉसिबल रिस्क है। तो ये आपका बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हो गया। ये वाला जो R होगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये R+1 आपको खुद से लेना है। R+1 में आप रिस्क निकाल लीजिए, फिर जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उस पे आप रिस्क निकाल लीजिए और देख लीजिए किस पे ज्यादा है किस में कम है, तो आपका ये बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन निकल कर आ जाएगा। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा स्टैंडर्ड डिविएशन A+B का फॉर्मूला क्या होता है, अगर R+1 हो तो मैंने आपको बता दिया स्टैंडर्ड डिविएशन AWA प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन BWB। R-1 है तो मैंने बता दिया स्टैंडर्ड डिविएशन AWA माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन BWB। R+1 और -1 के अलावा है तो क्या होगा, उसका इक्वेशन आपका मेन इक्वेशन बनता है जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन A² WA² प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन B² WB² प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन A स्टैंडर्ड डिविएशन B WA WB R A और B। फाइन, इन सबका अंडर रूट, इन सबका अंडर रूट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टैंडर्ड डिविएशन A² WA², स्टैंडर्ड डिविएशन B² WB²
टू स्टैंडर्ड डेविएशन ए, स्टैंडर्ड डेविएशन बी, WA, आर, ए और बी। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है और आप आराम से क्वेश्चन भी कर लेंगे। बस ये वाला इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, सारा आपको पता है। फाइन सर। When asset value is missing in the question, कभी कभी क्वेश्चन में एसेट वैल्यू मिसिंग होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे। आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया है, आप इसमें एसेट वैल्यू निकाल कर दीजिए। अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है VAR आपका 30290 है, जेड वैल्यू आपका 2.33 है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 13% है, तो एसेट वैल्यू क्या होगा? सेम हमने क्वेश्चन आपको क्लास में कराया। अब आपको VAR दिया हुआ है, VAR दिया हुआ है तो एसेट वैल्यू निकल जाएगा। आपको VAR दिया हुआ है तो एसेट वैल्यू आपका आराम से निकल जाएगा। फाइन, चले आगे। चलिए सर, कभी कभी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, ठीक है। उस केस में हमारे पास एक इक्वेशन है, वो हमेशा ध्यान रखिएगा। उस केस में हमें z निकालने का एक तरीका है x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। जब भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोलेगा, सबसे पहला स्टेप है आप z वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहां पर x क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन। और x बार क्या है? मीन, x बार क्या है? मीन। और स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको पता ही है, x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको z वैल्यू मिल गया। अब उस वैल्यू को टेबल पे लोकेट कीजिए कि उस वैल्यू के अगेंस्ट क्या प्रोबेबिलिटी दी गई है। उस वैल्यू को टेबल पे लोकेट कीजिए और देखिए उसके अगेंस्ट क्या प्रोबेबिलिटी दी गई है और फिर अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लीजिए। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आइए, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपको कराना चाहूंगा। आई होप आपने क्वेश्चन जरूर किया होगा। देखते हैं आपने इसका आंसर सही दिया है या नहीं दिया हुआ है, एक बार चेक करके देख लेते हैं। फाइन सर, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ, इस कॉन्सेप्ट में आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। ABC लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट X विच इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हैज अ मीन रिटर्न ऑफ 2 करोड़। मीन रिटर्न दिया हुआ है, मीन वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। इन केस ABC लिमिटेड लॉसेस ऑन एनी प्रोजेक्ट मोर देन 1 करोड़ देन देयर विल बी फाइनेंशियल डिफिकल्टी। फाइन, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी द कंपनी विल बी इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी। अगर 1 करोड़ से ज्यादा का लॉस हो जाएगा तो वो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगी कंपनी, ठीक है। और आपको टेबल वैल्यू दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए, जेड वैल्यू निकालिए। आपको यहां पर क्या बोला है? डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी। प्लीज अंडरलाइन करिए या माइंड में फिट करिए, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आपका लॉस मतलब -1 करोड़ नहीं हो जाए और मीन रिटर्न है आपका 2 करोड़, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है तो आपका 1.875 या आप 1.875 लिख सकते हैं, प्लस और माइनस वैल्यू का सेम टेबल दिया हुआ है। फाइन, 1.875। अब हम टेबल वैल्यू में देखेंगे 1.875 के अगेंस्ट क्या प्रोबेबिलिटी है। आप देख सकते हैं 1.875 का टेबल वैल्यू देख सकते हैं। आपको वैल्यू दिया हुआ है 1.87 का, 1.88 का। आपको क्या निकालना है? 1.875 का। तो इंटरपोलेट कर लीजिए, इंटरपोलेट करके आपका आंसर निकल जाएगा 1.875 का 46.96%। फाइन, तो क्या प्रोबेबिलिटी मेरा हुआ यहां पर? 46.96% यहां पर टेबल वैल्यू से आया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है जरा ध्यान से समझिएगा। क्या पूछा है? लॉस मेरा ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो अगर मैं इसको पुट करूंगा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, सो यहां पर आपका लॉस 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, मतलब मेरे को ये एरिया चाहिए। और ये जो आपका प्रोबेबिलिटी निकला है वो है 46.96। आपको मीन से ये वैल्यू निकला है। आपका टोटल कितना है? टोटल पूरा एरिया ये 50% में डिवाइड होता है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा, जो आपका फाइनल आंसर होगा वो होगा 50%, 46.96%, 3.04% आपका फाइनल आंसर होगा। मतलब आप क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपका फाइनल आंसर 3.04 होगा। क्वेश्चन में बोला है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट कंपनी विल बी इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी, और कहा है लॉसेस ऑन एनी प्रोजेक्ट मोर देन 1 करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो 1 करोड़ से ज्यादा का एरिया क्या है?
1 करोड़ से ज़्यादा का एरिया ये है, जो हमारी वैल्यू आई है वो मीन से वैल्यू आई है, और ये टोटल एरिया डिवाइड हम लोग 50% में करते हैं, सो आपका 3.04% आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा। फाइन, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में टेबल वैल्यू कुछ इस तरह से भी देता है, जैसे आपने अभी यहाँ पर टेबल वैल्यू लिया, टेबल वैल्यू इस तरह से देगा, आप इंटरपोलेट करके निकाल लेंगे। एक इस तरह से भी टेबल वैल्यू दिया जा सकता है, आप देख सकते हैं इस तरह से भी आपको टेबल वैल्यू दिया जा रहा है। 99% कॉन्फिडेंस लेवल है, क्या लिखा हुआ है टेबल वैल्यू से ठीक पहले वाला लाइन देखिए, द रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल इज 99%। अब आप देखिए यहाँ 99 कहां लाई कर रहा है, 99 एकदम क्लोज कहां लाई कर रहा है, 99 सबसे ज्यादा क्लोज लाई कर रहा है 2.33 में। आप देख सकते हैं 2.33 में लाई कर रहा है, तो फाइनल आंसर क्या होगा 2.33। तो इस तरह से भी आपको टेबल वैल्यू आ सकता है, आपको ये भी देखना आना चाहिए 0.99 सबसे क्लोज किसमें है, 0.99 सबसे क्लोज है, आप देख सकते हैं 2.33 में, तो आंसर होगा यहां पे 2.33। फाइन, वैसे कि मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा तो आप ध्यान रख ही लीजिएगा 99%, 95% और 90% का, ठीक है। तो टेबल वैल्यू भी आपको देखना आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। ये छोटा सा चैप्टर था, ये भी आपका बहुत अच्छे से हो गया है। ये सब चैप्टर आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको मतलब मार्क्स मतलब यहाँ पे एकदम बहुत इजी मेहनत के साथ आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। आप प्लीज़ ये सब चैप्टर्स बहुत अच्छे से करके जाइए। मेरा मानना है कि एग्ज़ाम से पहले आपको ये जो आपने वीडियो देखा है, जो मेरी ये क्लासेस है, जो मेरा ये इनिशिएटिव है, वो ज़रूर आपको हेल्पफुल रहेगा और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करोगे, यही मेरा एक मकसद है, आपको ये सारे क्लासेस और सारे टेक्निक्स और सारे प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करने का। और मेरा मानना है कि आप 100% मार्क्स जो आपका सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। फाइन सर।